हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री एजुकेशन। आई एम पवन कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के लाइट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि टोटली टर्म 1 के जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसी पे बेस्ड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। हम लोग आईने से चाहे कितनी भी दूर क्यों नहीं खड़े हों, जो इमेज है हमेशा इरेक्ट बनता है। तो वो कौन सा ऐसा मिरर है? प्लेन मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। जो प्लेन मिरर हमारे घर में लगा होता है, उसमें जब हम चेहरा कितनी भी दूरी से देखते हैं तो कैसा दिखता है? हमें हमेशा इरेक्ट दिखता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये हमारे व्हीकल्स वगैरह में लगे होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि पीछे की व्हीकल चाहे कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, उसका इमेज हमेशा कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। और कैसा होता है? वर्चुअल होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी। जब हम लोग डिक्शनरी के छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने होंगे, हमें पढ़ने होते हैं, तो हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? उसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ऐसा होता है, और इसमें जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो यहाँ पे कोई वर्ड है या डिक्शनरी है हमारा, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? बड़ा सा बनेगा और यहाँ पे बनेगा, तो हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी इससे। तो ये कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब ये है कि इसमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ और 5 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो पता है हम लोगों को कि फोकल लेंथ जो है वो पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि पावर, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर क्या होगा? कम होगा। अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगा? ज़्यादा है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे देखो कम है, तो पावर इस केस में क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ कॉन्केव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। कौन सा लेंस है यहाँ पे? एक कॉन्केव लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। ये मानते हैं कॉन्केव लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर यहाँ पे कहीं इमेज रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? छोटा सा कहीं यहाँ बनता है, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ किधर होगा? मान लेते हैं कि फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं लाई करता है, ठीक है। कॉन्केव के केस में क्या होता है? कॉन्केव लेंस के केस में क्या होता है? निगेटिव साइड में फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ पे एफ क्या लेंगे हम लोग? -15 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना बोल रहा है ये? 10 सेंटीमीटर। और इमेज किधर बन रहा है? इधर बन रहा है, तो ये भी निगेटिव होगा। निकालना क्या है अपने को? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1/f विच इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो अब 1/u तो अपने को फाइंड करना है u, तो इसको इधर ले आते हैं 1/v माइनस 1/f, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, तो ये होगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया माइनस, ये क्या है? f का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -15, तो अपॉन में -15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर निकालते हैं तो ये क्या होगा? -1/10, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/15। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? एलसीएम आएगा 30, 10 3 टाइम्स में, ये हो गया -3 और ये हो गया +2। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1/30। तो क्या निकल गया अपना? 1/u इक्वल टू -1/30। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या हो गया? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 0.6 टाइम्स दैट ऑफ इट्स स्पीड इन वैक्यूम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। यहाँ हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये पता है हम लोगों को। और ये जो है ये कह रहा है कि इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितना हो गया है? 0.6 टाइम्स हो गया किसके? स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम कितना होता है? इतना होता है। इसका हम लोग क्या करेंगे? 0.6 टाइम्स कर देते हैं। ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो 3 × 10⁸ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/0.6। यहाँ एक चीज़ ये था कि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड भी कट जाएगा, तो यहाँ पे यूनिट कुछ भी नहीं बचता। यानी कि रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का क्या होता है? यूनिट, कुछ भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा? जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.66। देखो ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, द एंगल ऑफ इमरजेंसी। कह रहा है कि कोई ग्लास स्लैब है यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इस पर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, तो ये नॉर्मली अगर इंसिडेंट हुआ है तो जब इस ग्लास स्लैब के अंदर जाएगा ये, तो कोई रिफ्रैक्शन इसमें नहीं होगा। ये जिस एंगल से यहाँ से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से अंदर भी रिफ्रैक्ट करेगा, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन कितना होगा? 0 होगा यहाँ पे। और जो इमर्ज होगा यहाँ पे वो क्या होगा?
पता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होता है एंगल ऑफ इमरजेंस भी उसी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, ये भी 0 होगा। तो ये देखो डी 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 2/3। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज 2/3। और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड इज गिवन 4/3। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड, पूछ क्या रहा है हमसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई अपॉन में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ एक्स। यहाँ से वाई वाई अगर कट जाएगा तो यह क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और दिया क्या है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड दिया हुआ है। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ से जेड निकालते हैं विथ वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या करना होगा, हमको उल्टा कर देना होगा। तो कितना होगा, ये 3/4 होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर निकालें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, इसको उल्टा करना होगा, कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल गया यहाँ से हमें, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिल गया यहाँ पे। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना है, 3/4, ये हो गया 3/4 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है, 3/2 है। तो यहाँ पे 3/2 पुट कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9/8। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया पी क्यू आर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 डिग्री, 25 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी मिनिमम। तो हम लोग तीन पहले एक मीडिया बनाते हैं यहाँ पे, एक पी, एक क्यू और एक आर, ठीक है। तीन मीडिया बनाते हैं यहाँ पे। मानते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, लाइट को किसी एंगल से इंसिडेंट किया यहाँ पे, ठीक है। सेम लाइट को हमने तीन मीडिया में इंसिडेंट किया ऐसे, लेकिन इसका रिफ्रैक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग है तीनों में। इसमें कितना बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है ये 45 डिग्री है, ठीक है। इसमें कितना बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है 25 डिग्री है, और इसमें कितना बोल रहा है ये, इसमें बोल रहा है 15 डिग्री है। तो देखो हम लोगों को पता है ये चीज़ कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है कि वो जो मीडिया है जिसमें लाइट इंटर हो रही है वो मीडिया कैसा है, कितना डेंसर है, ठीक है। अगर ज़्यादा डेंसर है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है हमारा, ये ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। अगर कम डेंसर है तो ये कम बेंड होगा। तो जिसमें ज़्यादा बेंड हुआ इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा डेंसर है, और ज़्यादा डेंसर में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखो 15 डिग्री है और ये किस में हो रहा है, आर में हो रहा है, ये अपना आर है मान लेते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज एक्स वाई इज 10d इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज एक्स, लेंस एक्स इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द वाई। पूछ रहा है कि एक्स और वाई दो लेंस है कॉम्बिनेशन जिसका पावर कितना दिया हुआ है, 10d दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने पावर होते हैं सबको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो P1 प्लस P2। लेकिन पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का उल्टा होता है, ये हो गया 1/f1, ये हो गया 1/f2। अब यहाँ पे इन दोनों का सम जो है हमें दिया हुआ है कितना, 10, ठीक है। अब यहाँ पे हमें f1 या f2 कुछ भी मान लेते हैं, एक दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा, मीटर हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग f1 के बदले में क्या पुट कर देंगे, 20/100। तो 1/20/100 प्लस 1/f2 विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये 100 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 100/20 प्लस 1/f2 विच इज इक्वल टू 10। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 100/20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1/f2, ठीक है। ये माइनस साइन आएगा इधर आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 1/f2 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 100/20, ठीक है। माइनस साइन हटा के हमने इधर कर दिया, तो ये हो गया कितना
एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, ये हो गया 200 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 100 अपॉन में 20 विच इज़ इक्वल टू 5। तो 1/f2 इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो f इक्वल टू f2 इक्वल टू क्या निकलेगा, 1/5। तो क्या आएगा, ये 0.2 मीटर आएगा। ठीक है, तो मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो f2 कितना आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 इंटू 100 यानी कि 20 सेंटीमीटर। देखो 20 सेंटीमीटर कहाँ पे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच फॉर द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के लिए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है जहाँ मैचिंग सही किया गया है। देखो बिटवीन अगर पोल और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। कैसा बनता है वो, वर्चुअल होता है और कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। ठीक है, जब भी इरेक्ट बनेगा तो हमेशा वर्चुअल बनेगा, और जब भी रियल बनेगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इस बात को याद रखना, जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा और जब वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट होगा। ठीक है, जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो कहाँ बनता है, ये सेंटर पे ही बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड होता है। बियॉन्ड सी जब रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है और डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कैसा बनता है, फोकस पे बनता है। हम लोग पता है कॉन्केव मिरर में जब कोई लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वह कहाँ, यहाँ पे आके फोकस पे आके मिल जाती है सारी लाइट, और इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। तो ये भी सही है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव इंक्रीज्ड वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेवलेंथ या बोथ होगा। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है, इसके कारण इसको बेंड करना पड़ता है, यहाँ पे ये बेंड हो जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो कम होती है, साथ में वेवलेंथ भी कम होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट। तो देखो ये बहुत आसान सवाल है, यहाँ पे लाइट ऐसे आई और मीडियम में रिफ्रैक्ट हुई, वापस से यहाँ से इमर्ज हुई, इसके पैरेलल इमर्ज हुई। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें लाइट आई और ये रिफ्रैक्ट ही नहीं हुआ, वहाँ पे ये आई ऐसे, और जब इमर्जेंस यहाँ पे इमर्ज हुई तो ये कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ इसमें, और यहाँ पे देखो कहीं कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, इसमें सिर्फ ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें से कौन सा जो ग्राफ है वो सही रिलेशन दिखा रहा है, किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में। तो हमको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये ऐसे बिहेव करता है, इसका ग्राफ जो है ये ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये देखो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे कुछ और ही रिलेशन दिखा रहा है इसने कि ये रिलेशन जो है पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ क्या होगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे जैसे बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, थोड़ा देर तो बढ़ेगा, उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। कहीं भी यही केस होता है, मान लो कि ये प्लेन मिरर है, ये एंगल ऐसे इंसिडेंट किया, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट किया, ये मान लेते हैं क्या है, ये हमारा नॉर्मल है यहाँ पे। तो ये देखो जैसे एंगल ये बढ़ा तो इधर रिफ्लेक्शन भी ऐसे बढ़ जाएगा, ये एंगल अपना बढ़ जाएगा, ये अगर बढ़ा यहाँ तो ये इतना था तो ये इतना है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज इमर्स्ड इन वाटर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन वाटर विल बी। ठीक है, कह रहा है ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इन एयर इज इमर्स्ड इन वाटर। देखो वाटर में क्या कर रहा है कि हम किसी भी एक फोकल मिरर को, किसी भी कॉन्केव मिरर को जिसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है, उसको अगर वाटर में हम लोग इमर्स करते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो है हम चाहे किसी भी मीडियम में उसको डाल दें, किसी भी लेंस का या मिरर का, उसका जो फोकल लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होगा, वो क्या रहेगा, f ही रहेगा। तो आंसर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्केव मिरर कैन बी डिक्रीज बाय डिपिंग इन। कह रहा है कन्वर्जेंस जो होता है कॉन्केव मिरर का
वो हम लोग कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, क्या उसको ऑयल में डिप करने से या वाटर में डिप करने से या केरोसिन में डिप करने से। तो कॉनकेव मिरर का जो कन्वर्जेंस होगा वो क्या होता है, रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो, तो किसी भी मीडियम में डाल देंगे उसका जो कन्वर्जेंस है वो कम नहीं होगा। तो ये ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द लोअर हाफ पोर्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज रैप्ड इन ब्लैक पेपर एज शोन इन फिगर, तो कह रहा है कि नो इमेज विल बी फॉर्म बाय द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लेंस, ये पोर्शन बचा है इससे कोई इमेज नहीं बनेगा, या फिर फुल इमेज विल बी फॉर्म बट इट विल बी ऑफ लेस ब्राइटनेस। ठीक है, बनेगा तो लेकिन ब्राइटनेस उसका कम होगा। ठीक है, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द इमेज विल बी मिसिंग, जो सेंट्रल पोर्शन है इमेज का, मान लो ये इमेज का क्या है, ये सेंट्रल पोर्शन है, ये मिसिंग हो जाएगा। देयर विल बी टू इमेजेस इज प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ द एक्सपोज पोर्शन ऑफ द लेंस, कह रहा है कि इसका दो इमेज बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है, पूरा इमेज बनेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ब्राइटनेस क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि देखो इस ऑब्जेक्ट से अगर लाइट निकलेगा तो बहुत सारे लाइट निकलेंगे, इससे बहुत सारे निकलते हैं, तो जो इससे जाने वाले होंगे वो रुक जाएंगे, ये पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी तो सारे पास करेंगे। तो इमेज तो वैसा ही बनेगा, लेकिन जो लाइट डबल होनी चाहिए थी वो आधा हो गई यहाँ पे, तो क्या होगा, इमेज थोड़ा सा लेस ब्राइट बनेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर रिट्रेसेस इज पार्ट्स ऑन द रिफ्लेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट होता है किसी मिरर पे, मान लो ऐसे मिरर पे इंसिडेंट हुआ और ये अपने पास से वापस लौट गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कौन सा इसमें सही होगा। तो जब ये यहाँ से इंसिडेंट हुआ नॉर्मली से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा इस केस में, जीरो होगा, और हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी सही है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A ray of light falls on a plane mirror making an angle of 40 degree with the normal. On deviation, the ray of light deviates through an angle of. कह रहा है कि एक मान लो कि ये रे ऑफ लाइट है, ये किसी मिरर पे इंसिडेंट हुआ और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये अपने पाथ से कितने डिग्री से डेविएट हुआ। इसका पाथ क्या था, अगर ये डेविएट नहीं होता तो ये ऐसे जाता। ठीक है, ये अगर जाता तो ऐसे जाता, लेकिन ये इतना डेविएट हो गया, इधर आ गया ये। ठीक है, जाना इधर था और ये यहाँ आ गया, तो ये डेविएट हुआ इतना एंगल से। तो ये एंगल दिया आपने वो कितना, 40 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। तो देखो ये पूरा का पूरा सम कितना होना चाहिए था, 180 का होना चाहिए था। तो 40 ये क्या कितना 80 तो ये हो गया टोटल, और ये बचेगा कितना, ये 100 बचेगा 180 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही है, वो 100 डिग्री से डेविएट हो गया। A student determines the focal length of a device X by focusing the image of a far object on the screen positioned as shown in the figure. The device X is, ये जो डिवाइस X है ये पूछ रहा है कौन सा डिवाइस होगा, जब कोई फार ऑब्जेक्ट से जो इमेज आ रही है उसका जो ऑब्जेक्ट का लाइट आ रहा है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे। तो हमको पता है कॉनकेव के केस में क्या होता है, जब हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो जब इन्फिनिटी से लाइट आती है तो वो कहाँ मीट करती है, वो सारी की सारी फोकस पे। ठीक है, तो जब ये इन्फिनिटी से आ रही है तो कहाँ मीट करेगी, कहीं फोकस पे ही मीट कर रही होगी, और स्क्रीन पे हम लोग इसका रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रियल इमेज बन रहा है, तो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी कि ये कौन सा केस हो गया, कॉनकेव मिरर का केस हो गया। तो कौन सा सही होगा, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस चेंजेज ऑन चेंजिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या फोकल लेंथ चेंज होता है अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर दें। तो मान लेते हैं ये कॉनकेव मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है, ये इसका पोल है। ठीक है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं या हम ऑब्जेक्ट को कहीं यहाँ रखते हैं तो फोकस तो कभी चेंज नहीं होता है, फोकस तो यहीं का यहीं रहता है, तो इसका होगा नो, नेवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्ट वेरिएशन बिटवीन द पावर ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। अब देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1 में फोकल लेंथ, यानी कि पावर जो है वो फोकल लेंथ की क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर P इंक्रीज होगा तो F क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर P डिक्रीज होगा तो F क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वाइस वर्सा हम लोग ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ अगर बड़ा है तो पावर कम हो गया, फोकल लेंथ अगर छोटा है तो पावर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है साथ साथ पावर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है, इधर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो इधर पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो, और इधर यहाँ फोकल लेंथ कम था तो पावर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे फोकल लेंथ बहुत कम, ये फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पावर क्या है, बिल्कुल ही कम है। ये देखो पावर क्या है, यहाँ पे इतना है, पावर कम है, फोकल लेंथ इतना है, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, इस ऑप्शन में ये भी नहीं सही है। ये तो कह रहा है पावर कांस्टेंट है फोकल लेंथ के साथ, चाहे फोकल लेंथ कितना भी बड़ा हो जाए पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, और ये कह रहा है एक्सपोनेंशियली वैरी कर रहा है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लेते हैं और हम यहाँ पे मानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे क्या है, पोल है, ठीक है, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ पे इमेज कैसा बनता है, ठीक इसके उल्टा इन्वर्टेड और रियल इमेज बनता है यहाँ पे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट और इसका जो इमेज बना है इसके बीच की दूरी कितनी है, 0 है। सबसे कम क्या होता है, 0 होता है डिस्टेंस इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। रे डायग्राम इसमें से कौन सा सही है। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जब ऐसे लाइट नॉर्मली आ रही है तो वो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये फोकस से निकल रही है तो कहाँ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि ये ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ पे ये फोकस से पास नहीं कर रही है फिर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है, ये सही नहीं है। यहाँ पे देखो ये लाइट पूरा कंप्लीट ही नहीं है तो, और इसमें क्या है, ये भी फोकस से पास नहीं हो रही है लाइट, और देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक लाइट फोकस से पास नहीं करेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, या अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो उसको फोकस से पास होना होगा, ठीक है, तभी ये सही माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर चेंजेज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन से फैक्टर चेंज होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जब लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, क्या होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अ बीम ऑफ लाइट कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ग्रीन रे इंसिडेंट ऑब्लिकली एट ए पॉइंट ऑन द फेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब व्हेन कमिंग आउट ऑन द अपोजिट पैरेलल फेस द रेड एंड ग्रीन रेज इमर्ज फ्रॉम। कह रहा है कि यहाँ पे एक हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेते हैं मान लो, और एक ग्रीन और एक कौन सा है, एक ग्रीन है और एक रेड लाइट, दोनों को हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं सेम एंगल पे, ठीक है। तो ये एंगल इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, इसलिए ये रे अलग अलग, दोनों का वेवलेंथ क्या होता है, रेड का ज़्यादा होता है, ग्रीन का कम होता है रेड से। तो अपने हिसाब से जितना जिसका वेवलेंथ है उसके हिसाब से दोनों अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग एंगल पे ये दोनों रिफ्लेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है जब इस सेकेंड सरफेस से ये इमर्ज होंगे तो फिर वो जिस एंगल से इंसिडेंट हुए थे उसी एंगल से इमर्ज होंगे, यहाँ से पैरेलल निकलेंगे वो। तो कौन सा ऑप्शन, 2 पॉइंट्स प्रोपागेटिंग इन 2 डिफरेंट पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। तो 2 पॉइंट से निकलेंगे और क्या होगा, 2 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन पैरेलल जा रहे हैं दोनों। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अ मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ and close to a special mirror, he finds that the image of his head bigger than the normal, the middle part of the body, middle part of his body of the same size, and his legs smaller than the normal. The special mirror is made up of 3 types of mirror in the following order from top to downward. कह रहा है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे मान लो कि खड़ा है किसी मिरर के सामने में, तो उसका इमेज कैसा बन रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये बिगर बन रहा है, ठीक है, कैसा बन रहा है, ये बिगर बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ये नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, ये स्मॉलर बन रहा है, जो है उससे स्मॉलर बन रहा है, ठीक है। तो देखो बिगर कब बन रहा होगा, जब ऊपर का जो लेंस होगा क्या होगा, ऊपर का जो मिरर होगा कैसा होगा, वो कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर पता है कि अब नज़दीक में खड़े होते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इमेज होता है उसका इमेज बड़ा बनता है। नॉर्मल है यानी कि ये प्लेन मिरर होगा बीच में, ठीक है, तभी जैसा इमेज बीच का है वैसा ही इमेज इसमें बन रहा होगा। और स्मॉलर है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। पता है कॉन्वेक्स मिरर केस में क्या होता है, इमेज हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। तो देखो इसका इमेज छोटा बना, इसका नॉर्मल, इसका बिगर, तो कौन सा होगा, कॉनकेव होगा, यहाँ पे प्लेन होगा, ये कॉन्वेक्स होगा। तो कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है अपना ये आज का वीडियो, ठीक है। अगर आप पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाओ ताकि लोग समझें चीज़ों को, देखें इसको बच्चे देखें, ठीक है। और अगला वीडियो हम लोग जस्ट इसके बाद तुरंत लाएंगे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ताकि हम जब वीडियो डाउनलोड इस पर डालें तो आपको तुरंत मिल जाए वो वीडियो, ठीक है। इसी के साथ समाप्त करते हैं, थैंक यू, बाय।